अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज साइड इन्फॉर्मेशंस और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल 12.1 स्टडी करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रीड आउट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट किया। अब हम बुक के अंदर साइड इंफॉर्मेशंस के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। सबसे पहली साइड इंफॉर्मेशन पेज नंबर 2 के ऊपर बनी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है अ लाइटनिंग फ्लैश। इसके अंदर यह बताया जा रहा है कि जब क्लाउड्स या बादल एयर के अंदर मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव मोशन की वजह से लार्ज फ्रिक्शन फेस करते हैं और चार्ज बाय फ्रिक्शन हो जाते हैं। जब एनफ पोटेंशियल डिफरेंस बनता है इन क्लाउड्स और जमीन के दरमियान में, तो फिर एक लाइटनिंग जंप करती है जिसे हम इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन पेज नंबर 8 के ऊपर है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन दी गई है, वो है दिस कंप्यूटर इमेज शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेटेड बाय द फिश एट द टॉप ऑफ द पिक्चर। दैट मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर बात की जा रही है। थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड द प्रेजेंस ऑफ अदर फिश कैन बी डिटेक्टेड सच एज द वन सिलहुटेड एट द बॉटम। यहाँ पे इस जगह के ऊपर सेकंड फिश की बात की जा रही है और जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है सिलहुटेड, इसका मतलब है किसी चीज को सर्कल के अंदर एनक्लोज करके हाईलाइट करना, जिस तरीके से मैं इस वर्ड को यहाँ पे सिलहुट कर रहा हूं। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि चूंकि जो फिश हैं उनके अंदर भी आयंस मौजूद होते हैं उनकी बॉडी के अंदर। जब फिश किसी जगह के ऊपर स्टेशनरी होती है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक फिश दूसरी फिश को डिटेक्ट कर सकती है या इवन हम भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर्ड पैटर्न है वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंट कलर्स कंप्यूटर ने दिए हैं। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का ग्राफ है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पेज नंबर 13 के ऊपर है। हेडिंग दी गई है डू यू नो, और जो डिस्क्रिप्शन है वो है टू एलिमिनेट स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंसेस सर्किट्स ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टीवी एंड कंप्यूटर्स आर ऑफन एनक्लोज्ड विद इन मेटल बॉक्सेस। यहाँ पे गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन की बात हो रही है, जिसके अंदर हमने ये बात कही थी कि किसी भी चार्ज मेटालिक स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं होती। हम किसी भी सेंसिटिव डिवाइस को मेटल एनक्लोजर के अंदर बंद कर देते हैं ताकि उसके ऊपर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर ना हो। इसकी एग्जांपल है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग बॉक्सेस, जो कि भले प्लास्टिक के भी बने हुए हों लेकिन वो अपने अंदर एक मेटालिक एनक्लोजर रखते हैं और उसकी वजह से बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर एनक्लोज नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन पेज नंबर 15 के ऊपर मौजूद है और डू यू नो की हेडिंग है और डिस्क्रिप्शन दी गई है। An ECG records the voltage between points on human skin generated by electrical processes in the heart. The ECG is made in running position, providing information about the heart's performance under stress. ECG basically stand करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को। ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए किया जाता है, इससे हार्ट अटैक्स वगैरह भी डिटेक्ट होते हैं। प्रोसेस क्या है कि आप एक एक्सटर्नल माइन्यूट सा वोल्टेज अप्लाई करते हो स्किन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो उसको भी चूंकि ब्रेन से आने वाली इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही सिग्नल देते हैं बीट करने के लिए। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज इंटरफेयर करता है और उसके नतीजे में यहाँ पे एक पैटर्न जनरेट होता है, जो पैटर्न यहाँ पे इस जगह के ऊपर पिक्चर के जरिए से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हार्ट हेल्दी होगा तो उसका एक सर्टन रिदमिक पैटर्न आएगा और अगर हार्ट डिजीज है तो उसका पैटर्न बिल्कुल ही अलग होगा। इस तरीके से इस ग्राफ की मदद से आप हार्ट की परफॉर्मेंस को डिटेक्ट और स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पेज नंबर 16 के ऊपर है। हेडिंग है डू यू नो और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड इन द डिटेक्शन एंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। यहाँ पे ब्लॉक्स के जरिए उन डिवाइसेस को शो किया गया है और यहाँ पे EEG नॉर्मल अल्फा रिदम और उसके अगेंस्ट टाइम और पोटेंशियल डिफरेंस का एक पैटर्न बना हुआ है। फिर उसके बाद EEG एबनॉर्मल है और एबनॉर्मल ब्रेन के लिए यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक वेव पैटर्न दिया गया है। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, इन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग एबनॉर्मल बिहेवियर। यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि अगर एक हेल्दी ब्रेन होगा तो उसका वेव पैटर्न बिल्कुल ही अलग होगा और एक डिजीज ब्रेन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही अलग होगा।
सो एक्सटर्नल वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, उसके साथ इंटरफेयर करके इस तरीके का एक पैटर्न जनरेट करते हैं जो कि ब्रेन की वर्किंग कंडीशन को समझने में मदद देता है। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन पेज नंबर 17 पे है, हेडिंग है डू यू नो, और डिस्क्रिप्शन क्या दी गई है, फिश एंड अदर सी क्रिएचर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। और ये वेज क्या है, ये बात हम जानते हैं कि फिश के अंदर भी ब्लड के अंदर और ब्रेन के अंदर आयंस मौजूद होते हैं जो अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। सो यहाँ पे क्या बताया गया, शार्क्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड एम्पुलाई ऑफ लोरेंजीनी that are very sensitive to electrical field and can detect potential difference of the order of nanovolt and can locate their prey very precisely. So ये फिश जो यहाँ पे इस तरीके का इनका एक ऑर्गन डेवलप हुआ है एवोल्यूशन के नतीजे में, जिसका नाम एम्पुलाई ऑफ लोरेंजीनी है। ये क्या करता है, ये किसी दूसरी फिश की बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने और उसको लोकेट करने में इस फिश की मदद करता है। सो ये फिश उसको आसानी से शिकार बना सकती है। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन पेज नंबर 18 पे है, यहाँ डिस्क्रिप्शन दी गई है इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू डिटेक्शन एंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है ERG नॉर्मल, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम के दरमियान में ग्राफ बनाया गया है और एक वेव पैटर्न आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राफ है उसके अंदर जो हेडिंग दी गई है दैट इज ERG एबनॉर्मल, और यहाँ पे जो ग्राफ है वो पहले वाले ग्राफ से डिफरेंट है। सो डिस्क्रिप्शन क्या है, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ रेटिना ऑफ आई generates the potential difference used in electroretinography. So आंख के गिर्द 2 पॉइंट्स के ऊपर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके आप हमारी आंख की जो नॉर्मल या एबनॉर्मल वर्किंग है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन पेज नंबर 22 के ऊपर है, हेडिंग है फॉर योर इंफॉर्मेशन 1 farad is an enormous amount of capacitance for practical purposes. Its sub multiple units are used which are given below. For example, 1 microfarad and 1 picofarad. So 1 microfarad 10 to the raised power minus 6 farad. अगर क्लियर नहीं है तो यहां लिख देता हूं, इसके बराबर होता है, और जो 1 picofarad है वो 10 to the raised power minus 12 farad के बराबर होता है। सो इस तरीके से एक्चुअल जो कैपेसिटर्स यूज होते हैं डिवाइसेस में वो माइक्रोफैरड, नैनोफैरड या फिर पिकोफैरड के होते हैं। और यहाँ पे जो नैनोफैरड है उससे क्या मुराद है, उससे मुराद है 1 into 10 to the raised power minus 9 फैरड्स। सो ये साइड इंफॉर्मेशन पेज नंबर 22 की थी। अब हम नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन पेज नंबर 23 की है, हेडिंग है फॉर योर इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन दी गई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्मॉल बिट्स ऑफ थ्रेड्स आर सस्पेंडेड इन ऑयल एंड बिकम aligned with the electric field. Note that the lines are equally spaced, indicating the electric field there is uniform. तो यहाँ पे कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं उनके साथ धागे लटकाए गए हैं इस तरह से, और उनके ऊपर ऑयल से कोटिंग कर दी गई है ताकि धागे एक दूसरे को टच हो तो उनके चार्जेस ट्रेवल ना कर जाएं। अब जो धागे इस पॉजिटिव प्लेट के साथ अटैच हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव प्लेट के साथ अटैच है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक दूसरे की अट्रैक्शन की वजह से ये थ्रेड्स या धागे अपने आप को किस तरह से अलाइन कर लेंगे, ये इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेंगे जिसमें यहाँ पे दोनों प्लेट्स के धागे इस तरीके से इक्वली स्पेस्ड अलाइनमेंट में आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि कैपेसिटर की इन प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साइड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि धागों के दरमियान में स्पेसिंग इस जगह के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं है, और उसकी वजह यही है कि साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती हैं जैसे कि हम थ्योरी के टॉपिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पेज नंबर 24 की, डिस्क्रिप्शन क्या दी गई है, अ कलेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स यूज्ड इन वेरियस अप्लायंसेस। सो कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है और इसकी मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पेज नंबर 27 की है, हेडिंग है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्शन क्या दी गई है, द चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इनेबल सम विंडशील्ड वाइपर्स ऑफ कार्स टू बी यूज्ड इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है वक्फे वक्फे से, ड्यूरिंग अ लाइट ड्रिजल, हल्की बारिश के दौरान। In this mode of operation, the wipers remain off for a while and then turn on briefly. The timing of the on-off cycle is determined by time constant of the resistor-capacitor combination. So, अगर for example एक RC combination आपने यूज किया है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम और कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैराड है, so इसका टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड बनेगा। इसका मतलब है ये 5 सेकंड के अंदर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। सो जैसे ही
आरसी कॉम्बिनेशन कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, वाइपर्स एक दफा मूव करेंगे और विंडशील्ड को साफ कर देंगे। उसके बाद मजीद अगले 5 सेकंड बाद ऑफ रहने के बाद फिर से ऑन होंगे और फिर से एक दफा विंडशील्ड को साफ कर देंगे। सो इस तरीके से इंटरमिटेंटली या वक्फे वक्फे से जो वाइपर्स का मोड है एक्शन का, वो एक आरसी कॉम्बिनेशन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आरसी कॉम्बिनेशन की वैल्यू को तब्दील कर दो तो जो वाइपर्स हैं उनके ऑन ऑफ होने का जो साइकिल का इंटरवल है वो भी तब्दील किया जा सकता है। तो यहां तक हमने इस चैप्टर के अंदर आने वाली तमाम साइड इंफॉर्मेशन डिस्कस कर ली हैं। अब हम इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल 12.1 भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल जिसका नाम एग्जाम्पल 12.1 है, उसकी स्टेटमेंट है चार्जेस Q1 of 100 microcoulomb and Q2 of 50 microcoulomb are located in XY plane at positions R1 3J and R2 4I respectively, where distances are measured in meters. Calculate force on Q2. So सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं गिवन डेटा की। फर्स्ट चार्ज है, सो फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज Q1, दैट इज 100 माइक्रोकूलम और 100 माइक्रो से मुराद है 10 to the raised power -6 कूलम। तो ये फर्स्ट चार्ज है और उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज सेकंड चार्ज, और सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, वो है Q2 इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम, जैसे कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर डिस्क्राइब किया गया है। XY प्लेन में मौजूद हैं, दैट मीन्स इसी व्हाइट बोर्ड की सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। इस तरीके से कि जो पोजीशन वेक्टर है ऑफ Q1 वो है R1 वेक्टर और उसकी पोजीशन है 3.0 J और यूनिट्स मीटर में गिवन है। इसी तरीके से जो दूसरा पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 दैट इज R2 और उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 4.0 I meters respectively, where distances are measured in meters. Calculate force on Q2. So required है force on Q2, that means आप इसे F2 का सिंबल दे सकते हैं या फिर F21 कह सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे वेक्टर साइंस दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पे वेक्टोरियली इस फोर्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को रिवाइज करते चलें कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अगर लेट से कोई 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि XY प्लेन बना रहा है, सो अगर यहाँ पे स्पेस में एक पॉइंट P है तो एक ऐसा पोजीशन वेक्टर जो कि इस पॉइंट P की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताता है, उसे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स A और B होते हैं, जहां पे A फासला अलोंग X एक्सिस और जो B फासला है वो अलोंग Y एक्सिस कवर किया जाता है। सो यहाँ पे हमें R1 और R2 की वैल्यू दी गई है। अब हम इस हिसाब से डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम Y एक्सिस और X एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। यहाँ पे जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है ओरिजिन O। क्योंकि हमारी जो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है R1 वो 3J मीटर है, J बता रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पॉइंट O से 3 मीटर का फासला तय करना है अलोंग Y एक्सिस। तो आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक पॉइंट पे पहुंचोगे जिस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है। सो यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है आपने उसे R1 पोजीशन वेक्टर का नाम दिया है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो चार्ज Q2 है वो 4I मीटर्स के फासले के ऊपर मौजूद है। I का मतलब है अगर आप O से 4 मीटर्स का फासला तय करो अलोंग X एक्सिस तो आप एक पॉइंट के ऊपर पहुंचोगे जहां पे चार्ज Q2 मौजूद है और यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम R2 है। अब यहां पे हमें फोर्स फाइंड करनी है चार्ज Q2 के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों चार्जेस के दरमियान में फासला बता रहा है। आप इसके लिए R21 का सिंबल यूज कर सकते हो, आप इसे डेल्टा R कह सकते हो या कोई भी और सिंबल दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इस जगह के ऊपर एरो हेड भी आप पुट कर सकते हो।
अब यहां पे ये बात कि आपने वेक्टर की डायरेक्शन Q2 की तरफ क्यों ली है, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, दोनों चार्जेस के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी और जो इस रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगी, इस ग्रीन लाइन की डायरेक्शन में जो रिपल्सिव फोर्स F2 है वो एक्ट कर रही होगी। सो ये F2 है जिसे हमने फाइंड आउट करना है। इस तरह से डायग्राम बनाने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा R21 और जो इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स का यूनिट वेक्टर आएगा F2 या F21, वो दोनों इक्वल होंगे, इसलिए हम यहाँ पे बाआसानी F2 यूनिट वेक्टर की जगह पे R21 यूनिट वेक्टर पुट कर देंगे। तो उसके लिए पहले हमें R21 पता भी होना चाहिए। सो ये हमने डायग्राम बना दी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सोल्यूशन की, या कैलकुलेशन एंड सोल्यूशन की आप हेडिंग दे सकते हैं। तो सोल्यूशन की हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इधर एक वेक्टर बना हुआ है जिसका नाम है R1 वेक्टर। ये R1 वेक्टर है, पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है। इसके हेड के ऊपर आपने एक और वेक्टर की टेल प्लेस की है और यहाँ पे इस तरीके से वो वेक्टर भी ड्रॉ हुआ है और उसका नाम R21 है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप यहाँ पे पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाते हो तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट क्या है, दैट इज R2। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। सो कौन से दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और क्या आंसर आ रहा है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं R1 वेक्टर में हेड टू टेल रूल के मुताबिक R21 वेक्टर ऐड करूं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या है, दैट इज R2 वेक्टर। सो मुझे चूंकि R21 वेक्टर फाइंड आउट करना है तो R1 इस तरफ ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। R2 की वैल्यू 4.0 I मीटर है और R1 की वैल्यू 3.0 J मीटर है। इससे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.0 I माइनस 3.0 J और साथ लिखा जाएगा इसका यूनिट, दैट इज मीटर्स। सो ये हमने R21 फाइंड आउट कर लिया है। हमें इसके यूनिट वेक्टर की भी जरूरत पड़नी है तो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि R21 वेक्टर कैसे बनता है जब आप R21 मैग्नीट्यूड को R21 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए R21 मैग्नीट्यूड को उस तरफ जाके डिवाइड होना पड़ेगा। सो R21 यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, अगर आप R21 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे इस मैग्नीट्यूड को हम R21 ना भी लिखें, सिर्फ R रहने दें तो भी वही मतलब है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। सो अगर हमें यहाँ पे R21 फाइंड आउट करना हो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मॉड के अंदर वेक्टर को एनक्लोज कर लें या वैसे ही वेक्टर साइन के बगैर आप इसको पुट कर लें। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। सो हम ये बात देख सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस है वो किस तरह से आता है। हाइपोटेनियस आता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के अंडर रूट से पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक। सो यहाँ पे ये हमारी बेस है, लेट्स से ये परपेंडिकुलर है और हमें हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4.0 I का स्क्वायर प्लस माइनस 3.0 J का स्क्वायर, यूनिट्स मीटर साथ लेके हुए हैं, फिलहाल मैं हटा रहा हूं यहां से। तो ये अंडर रूट में आएगा और जो R21 का मैग्नीट्यूड है वो बन जाएगा 16 I स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। सो 9 J का स्क्वायर, यूनिट्स भी मीटर स्क्वायर हो चुकी हैं और अंडर रूट आएगा साथ। फर्दर ये कि I स्क्वायर और J स्क्वायर 1 होते हैं, सो इसलिए ये एक्सप्रेशन 16 प्लस 9 बन जाएगा अंडर रूट के साथ। और जो R21 है वो 25 मीटर स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा जिसकी वैल्यू 5 मीटर्स के इक्वल आएगी। यहाँ माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा है कि माइनस साइन सिर्फ प्लस एक्स या माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई या फिर प्लस जेड और माइनस जेड डायरेक्शन को शो करता है। ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे किसी भी लेंथ को नेगेटिव नहीं लिया जाता है पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हुए। ट्राइंगल के अंदर किसी भी लेंथ को नेगेटिव नहीं लिया जाता पाइथागोरियन थ्योरम को अप्लाई करते हुए। सो अब हम यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। R21 यूनिट वेक्टर किस तरह से आएगा, वो बन जाएगा 4.0 I माइनस 3.0 J और यूनिट्स हैं मीटर्स में, डिवाइडेड बाय
5 मीटर, जिससे जो R21 यूनिट वेक्टर है वो बन जाएगा 4.0 I माइनस 3.0 J डिवाइडेड बाय 5। मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो चुका है। सो एक यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन गिवन डायरेक्शन विच हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अगर आप एलसीएम ब्रेक करो तो आप इसे 4.0 डिवाइडेड बाय 5.0, एक्चुअली दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो यहाँ पे 5.0 भी लिखा जा सकता है, I माइनस 3.0 ओवर 5.0 J, ये यूनिट वेक्टर बनता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है। सो ये जो फोर्स है F21, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? ये बन जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट वाली इस पूरी टर्म की जगह पे हम के भी लिख सकते हैं। 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ के भी आ सकता है, और साथ है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इससे कोरस्पॉन्डिंग तमाम डेटा हमारे पास मौजूद है। सो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। इस पूरी टर्म की वैल्यू इकट्ठी लिख सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आंसर तकरीबन एक ही आएगा। सो हम इसको एज अ होल के कंसीडर करके यहाँ पे इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 100 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 की वैल्यू कितनी है? वो है 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और इनके दरमियान में जो फासला है उसका मैग्नीट्यूड 5 निकला है। सो ये बन जाएगा 5.0 मीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे F21 की जो वैल्यू बन रही है वो क्या है? सबसे पहले आप 9 को इस 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 450, और 10 की पावर्स क्या है? वो है 9 प्लस 2 माइनस 6 तो 10 की पावर्स 9 प्लस 2 माइनस 6 बनेगा। डिवीजन में क्या मौजूद है? 5 का स्क्वायर 25 मौजूद है, और यूनिट्स क्या है? वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, और साथ ये दोनों कूलम्स आएंगे, और डिवीजन में मौजूद इस मीटर का स्क्वायर भी बनेगा। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये तमाम यूनिट्स कट के सिर्फ न्यूटन यूनिट बच रहा है जो कि फोर्स का यूनिट है। सो F21 क्या बनेगा? वो बनेगा 450 और 25 को 5 से कैंसिल आउट कर दें, ये क्या बनता है? ये बनता है 90 डिवाइडेड बाय 5, और साथ 10 की पावर्स क्या बनेंगी? 11 माइनस 12 न्यूटन। मजीद आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये बनेगा 18 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो F21 का मैग्नीट्यूड है दैट इज 1.8 न्यूटन, जिसमें डेसिमल को एक पॉइंट हम पीछे मूव कर चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे अपने इस एक्सप्रेशन की वेक्टर फॉर्म बनाना चाहें तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमने इस मैग्नीट्यूड F21 को F21 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है F21, वो हमने उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? उसकी जगह पे हमने पोजीशन वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर पुट करना है, और वो हम पहले ही यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। सो सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। F21 की वैल्यू है 1.8 न्यूटन, और इसके अलावा F21 यूनिट वेक्टर क्या है? दैट इज 4.0 I माइनस 3.0 J डिवाइडेड बाय 5। सो F21 वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए अब हमें 1.8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है? 4, और 8 4 क्या होता है? वो 32 होता है। सो 0.8 4 3.2 आएगा। सो आपने 4 और 3.2 को ऐड कर देना है, क्या बनता है? 7.2 I। उसके बाद 1.8 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। 1 3 3 होता है, और 8 3 24, सो 0.8 3 2.4 होगा। आपने 3 में 2.4 ऐड करना है, सो बनेगा 5.4 J, और डिवीजन में क्या मौजूद है? 5, और साथ लिखा हुआ है न्यूटन एज इट इज, और 2 डेसिमल प्लेस तक सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इस तरह भी पुट कर सकते हैं। F21 मैग्नीट्यूड ये क्या बन जाएगा? 5 से डिवाइड कर दीजिए। सो F21 वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, आप 7.2 को 5 से डिवाइड कर दीजिए एलसीएम ब्रेक करते हुए इस तरह से, और 5.4 को भी आप 5 से डिवाइड कर दीजिए एलसीएम ब्रेक करते हुए इस तरह से। सो जो F21 वेक्टर बन रहा है वो क्या है? वो है
1.4i माइनस 1.08 जे न्यूटन। सो ये हमने इसकी वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसका एंगल भी निकाल लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल थीटा गिवन हो तो साथ वाली जो लेंथी लाइन है वो हाइपोटेन्यूस, छोटी लाइन बेस और सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। और अगर हमें ये एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशियो यूज करते हैं, या थीटा जो है वो टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस बनता है। अब अगर हमारे पास ये जो फोर्स बन रही है ये इस तरह से बन रही है कि यहाँ पे ये है फोर्स F2, जिसे आप F2 कहिए या F21 कहिए, एक ही बात है। सो आप इसके अगर कंपोनेंट्स बनाते हैं तो ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है। ये एंगल थीटा है जो हमें फाइंड आउट करना है। सो x कंपोनेंट कितना है, वो है 1.4i वेक्टर फॉर्म में, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो सिर्फ 1.4, और जो y कंपोनेंट है वो है माइनस 1.08 j। सो यहां पे जो माइनस साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मींस अगर मैं यूनिट वेक्टर्स ना लिखूं तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर सिर्फ 1.08 y कंपोनेंट और 1.4 जो है वो x कंपोनेंट बनेगा। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे थीटा के अंदर, वो किस तरह से आपने यहाँ पे लिखना है टेंजेंट इनवर्स fy ओवर fx नेगेटिव साइन के बगैर, क्योंकि नेगेटिव साइन किसके साथ एसोसिएटेड है, वो सिर्फ नेगेटिव j, दैट मींस नेगेटिव y डायरेक्शन के साथ ही एसोसिएटेड है। सो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स, और fy क्या है, fy है 1.08 और fx कितना है, वो है 1.4। जब आप इसका एंगल सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के ऊपर तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। अब अगर आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर बनने वाले इस एंगल को ये शो करना चाहो कि ये एक्स एक्सिस से नेगेटिव है तो आप यहाँ पे माइनस साइन भी लगा सकते हो, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव एंगल है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन जो नेगेटिव एंगल है वो किस तरफ चलता है, वो चलता है एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो यहां तक हमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब हम जरा इसकी कंक्लूजन भी लिख देते हैं। सो हेडिंग है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में क्या लिखना है आपने, कंक्लूजन में ये लिखना है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 due to charge Q1 is given by F2 लिख लीजिए या F21 लिख लीजिए, ये है 1.4i माइनस 1.08 j न्यूटन। Its magnitude is 1.8 Newton and the angle it makes with positive x-axis in clockwise direction is 37 degrees। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताना चाहोगे तो फिर आपको 360 में से 37 डिग्री माइनस करना पड़ेगा और इसका आंसर कितना आएगा, वो आएगा 323 डिग्रीज ऑलमोस्ट। सो यहां तक हमने अपना पहला एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए खुदा हाफिज।